गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी में लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड प्रेजेंट। स्टूडेंट देखिए, इससे पहले हम लोगों ने बीएसटी में जो थर्ड चैप्टर पढ़ा था बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें एक टॉपिक था लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसी तरह का इसका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो हम लोग को पढ़ना है कि लिबराइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन है, रीज़न ऑफ फॉर इकोनॉमी रिफॉर्मेशंस क्या क्या हुआ था, क्या गवर्नमेंट की न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई थी 1991 में आई थी, लिबराइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, और क्या क्या अप्रेजल हुआ था इसकी जो पॉलिसीज़ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। आज़ादी के बाद जो है, क्योंकि इंडिया कौन सी इकोनॉमी फॉलो की थी, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की थी, बाय कंबाइनिंग द एडवांटेज ऑफ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विद दोज ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल इकोनॉमी। ठीक है, तो एक तरह देखा जाए जो इंडिया थी वो एक कंबाइन कर चलती थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी चलती थी, सोशल इकोनॉमी को, दोनों को मिला करके मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया। ठीक है, लेकिन क्या है कि बट इन रियलिटी कहता है कि द पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड एंड कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ आवर इकोनॉमी एंड प्राइवेट सेक्टर वाज इग्नोर्ड। ठीक है, जब आज़ादी के टाइम की बात कर रहे हैं तो उस टाइम गवर्नमेंट का बहुत ज़बरदस्त रोल था, प्राइवेट सेक्टर उतना लोग नहीं ध्यान देते थे, उसको इग्नोर करते थे। जैसे आज के दौर में देखिए कि हर चीज़ प्राइवेट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जब आज़ाद भारत हुआ था उस टाइम, तो उस टाइम लोग प्राइवेट सेक्टर इग्नोर कर रहे थे और ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर पर फोकस कर रहे थे। देयर वाज ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर। देखिए कह रहा है बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में क्या इन्वेस्टमेंट होता था, एंड वेरी लो इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होता था। ठीक है, द डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर फॉर अबाउट 4 decades led to establishment of various rules and laws which hampered the process of growth and development। ठीक है, यही जो 4 दशक तक, 40 साल तक पब्लिक सेक्टर का रोल था, जो कई तरह के रूल रेगुलेशन बने, और यही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूल रेगुलेशन क्या हुआ कि हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रीज़न, क्या के रिफॉर्मेशन बाद में किया गया। According to some scholars, the increasing role of public sector has helped Indian economy to achieve growth in saving। कुछ इकोनॉमिस्ट जो थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने ये कहा कि पब्लिक सेक्टर जो है काफ़ी इंडिया को क्या कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की, डेवलप डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप की, अचीव फूड सिक्योरिटी की थ्रू सस्टेन एक्सपेंशन एग्रीकल्चर आउटपुट। ठीक है, ताकि वो क्या करने लगी, एक्सपेंशन करने लगी। देखिए उसके बाद रीज़न फॉर इकोनॉमिक क्या के रिफॉर्मेशन हुआ था। देखिए, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1990 वाज वेरी मिजरेबल। बहुत ही दयनीय सिचुएशन थी। कब, 1991 से पहले की बात कर रहे हैं। इट वाज ड्यू टू, क्या लिखा है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ रीज़न। कई रीज़न थे जो इकोनॉमिक कंडीशन जो 1991 से थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। लेट अस डिस्कस द वेरियस रीज़न। क्या डिस्कस था, पहले पढ़ते हैं। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर 1991 तक, उससे पहले 90 तक मान लीजिए आप, 1990 तक इंडिया की पब्लिक सेक्टर बहुत ही पुअर था। इन द 40 years पीरियड, लिखा भी है, पब्लिक सेक्टर वॉज असाइन एन इम्पॉर्टेंट रोल टू वर्क फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हाउएवर एसेट फॉर फ्यू पब्लिक इंटरप्राइजेज। ठीक है, कुछ ही ऐसे इंटरप्राइजेस थे जो काफ़ी बेटर चल रहे थे। द ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज वेरी डिसअपॉइंटमेंट। बहुत ही ख़राब चल रहे थे किसके, पब्लिक सेक्टर के जो परफॉर्मेंस थे। कंसिडरिंग द ह्यूज लॉसेज इनकर्ड बाय गुड नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो काफ़ी क्या है, पब्लिक सेक्टर के बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। द गवर्नमेंट रिकोगनाइज द नीड फॉर मेकिंग नेसेसरी रिफॉर्म। तब गवर्नमेंट सोचा कुछ न कुछ क्या करना चाहिए, हमें एक नया संशोधन का रिफॉर्मेशन करना चाहिए ताकि हमारा पब्लिक सेक्टर इम्प्रूव हो सके। डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है,
डिफिसिट बैलेंस पेमेंट मतलब क्या हो रहा है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, फॉरेन से सामान ज़्यादा मंगवा रहे हैं और हम बाहर कम भेज रहे हैं, तो ये डिफिसिट हो जाता है। डिफिसिट बैलेंस पेमेंट व्हेन फॉरेन पेमेंट फॉर इंपोर्ट एक्सीड फॉरेन रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि जो फॉरेन पेमेंट है, इंपोर्ट क्या है, ज़्यादा हो जा रहा है हमारा, फॉरेन से सामान ज़्यादा है तो हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है, और हम यहाँ से जो बेच रहे हैं कम बेच रहे हैं, तो हमारा पैसा क्या हो रहा है, ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो ये डिफिसिट मतलब कमी हो रहा है बैलेंस पेमेंट। फेवरेबल ऑफ बैलेंस पेमेंट क्या होता है कि हम बाहर से सामान कम बना रहे हैं, बाहर ज़्यादा बेच रहे हैं, ये होता है फेवरेबल। तो यहाँ पर डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट नुकसान था, यही प्रॉब्लम थी। इवन आफ्टर इम्पोजिंग हैवी टैरिफ्स, बहुत ज़्यादा टैक्सेस को लगाया गया है, फिक्सिंग कोटा लगा दिया गया है, उसके बावजूद भी देर वॉज शार्प राइज इन इम्पोर्ट, तो भी उसके बाद भी क्या है, तेज़ी से इम्पोर्ट में बढ़ोतरी, लोग फॉरेन से गुड्स को ज़्यादा मंगा रहते हैं। ऑन द अदर हैंड देर वॉज स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट है उसका ग्रोथ क्या था, बहुत ही स्लो था, ड्यू टू लो क्वालिटी एंड हाई प्राइसेस ऑफ इंडियन गुड्स। इंडियन गुड्स क्या थी, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की थी और प्राइस बहुत ज़्यादा था इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से क्या होगा, डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट होने लगा। उसके बाद क्या, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या है, देयर वॉज कंसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमिक ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई एंड शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल गुड का बहुत शॉर्टेज होने लगा, ये भी प्रॉब्लम होने लगा। ठीक है, महंगाई दर बढ़ने लगी, लिखा ना, ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई ज़्यादा जा रहा है, मतलब कि फॉरेन हमारा पैसा ज़्यादा जा रहा है, तो इससे हमारा क्या हो रहा है, हमारा पैसा की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, इससे हमारा प्राइस क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा रिजर्व भी क्या होने लगा, कम होने लगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब कि इंडिया का पैसा, जैसे मान लीजिए $1.74 है, तो अब $1.76 होने लगा, तो हमारा रिज़र्व क्या हो रहा है, हमारा रिज़र्व गिर रहा है, मतलब हम मेरे से लोग रुपया ज़्यादा खरीद लें, डॉलर का हमारा रुपया ज़्यादा जा रहा है। इन 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू द लोअर लेवल एंड इट लेड टू फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस इन द कंट्री, कि फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस बहुत ज़्यादा लगी, क्योंकि रुपया ज़्यादा लोग हम हमसे खींच ले, डॉलर हमारे पास कम है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन ड्यू टू लेवल वॉज नॉट एडिक्वेट। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज था, रिजर्व था, वो डिक्लाइन करने लगा। टू फाइनेंस इम्पोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स, ठीक, ये भी होने लगा। टू पे द इंटरेस्ट डेट नीड्स टू पे टू इंटरनेशनल लेंडर्स, ठीक है, ये भी होने लगा कि हम कर्ज फॉरेन वाले से जो कर्ज देते उसको भी चुकाना था, जिसके से हमारा क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत गिर गया है ना, ये तमाम प्रॉब्लम थी। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, हमारे पर कर्ज चढ़ता चला गया। एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वाज मच हायर देन रिजर्व, इंडिया में जितना रिजर्व होना चाहिए उससे ज़्यादा क्या गवर्नमेंट खर्च करने लगी थी, इससे हमारे पर कर्ज ज़्यादा बढ़ने लगा। गवर्नमेंट हैड बोरो मनी फ्रॉम बैंक से उधार लेने लगी, पब्लिक से लेने लगी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक से लेने लगी पैसा, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारी इकोनॉमी धीरे डाउन होने लगी। ह्यूज बर्डन हो गया। इनफिशिएंट मैनेजमेंट में था इंडिया में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था। द ओरिजिन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस फ्रॉम द इनफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये भी प्रॉब्लम थी। द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू, इंडिया इतना नहीं था कि सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट कर सके फ्रॉम इंटरनल सोर्स ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, ये भी था। रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, ये भी था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगन टू एक्सटीड दिस रेवेन्यू बाय सच ए लार्ज मार्जिन्स डेट बिकेन अनसस्टेनेबल, ठीक है, ये भी था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा क्या एक्सीड करने लगा, जितना रेवेन्यू नहीं कमा उससे क्या करी, खर्च कर रही है, जो हमारे लिए क्या अनसस्टेनेबल, फ्यूचर में पैसे ही नहीं रख पाई इंडियन गवर्नमेंट, ये भी लॉस था। एट अ टाइम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोरोड अदर कंट्रीज, तब हम लोग क्या करना कि दूसरे कंट्री से लोग पैसा उठाने लगे इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, ताकि अपने हम कंजम्पशन को पूरा कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी काफ़ी लॉस में चली गई, जिससे कि पब्लिक सेक्टर धीरे उसका डाउनफॉल होने लगा था, ये एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, देन क्राइसिस ऑफ 1981 फोर्स इंडियन फाइनेंशियल हेल्प टू MIF वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तब इंडियन क्या कि फाइनेंशियल हेल्प मांग रही, किससे, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से, ताकि हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। टू मैनेज इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991, जो 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच इंटरनेशनल बैंक के पास गई, कहाँ गई, IBRD के पास, पॉपुलर नोन है वर्ल्ड बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं।
और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जिससे क्या लिखी कि मुझे $7 बिलियन लोन चाहिए। कब? 1991 में इंडियन गवर्नमेंट मांगी थी, ताकि मैं अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्मेशन कर सके, सुधार सके। ठीक है। फॉर अवेलिंग द लोन देन दिस इंटरनेशनल एजेंसी एक्सपेक्टेड टू इंडिया लिबराइज ओपन अप इकोनॉमी। तो जो इंडियन गवर्नमेंट के लोगों ने जो पैसा दिया इंटरनेशनल एजेंसी ने, उन्हें ये एक्सपेक्ट किया कि हो सकता है कि इंडिया लिबराइज हो जाए, धीरे से सुधर जाए, इंप्रूव हो जाए। रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, तब गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी भी प्राइवेट सेक्टर पर रिस्ट्रिक्शन कम कर दिया कि फॉरेन कंट्रीज आराम से हमारे इंडिया में आएंगे, क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगी। ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग का जो प्रोसीजर है, जो कानून है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं बनाया, सिंपल कानून बनाया, लॉ बनाया, ताकि फॉरेन की जो तमाम कंपनी है इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकें। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी जो बहुत सी जो उनका जो रोल था पब्लिक सेक्टर, उसको अपना कम किया। रिव्यूइंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, जो बिजनेस पर जो बहुत जी ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन को कम कर दिया कि नहीं आप बेच सकते हैं। एक लिबरल पॉलिसी अपनाना शुरू किया। इंडिया एग्रीड टू कंडीशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF अनाउंस टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तभी इंडिया एग्रीड हो गई थी कि वर्ल्ड बैंक चलिए ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, इतना हमें डॉलर दे दिया, हम ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इसको इम्प्रूव करेंगे, ताकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाएगी जिससे कि हमारे इंडियन की इकोनॉमी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, न्यू इंडियन पॉलिसी पढ़ेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। थैंक यू।